वो हवेली से निकला तो आधे रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। सर, गाड़ी खराब है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हर जगह पानी भरा हुआ है। हमें एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और फिर वहां से कराची भी जाना है। ये ना हो कि फ़्लाइट मिस हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ करीब ही रेलवे स्टेशन है, हम लोग शहर ट्रेन से जा सकते हैं। हमारा सुबह तक पहुँचना बहुत लाजमी है। इसके मैनेजर ज़ुबैर ने कहा तो उसकी कुशादा पेशानी पर अनगिनत बल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ट्रेन पर जाऊँगा? जाओ, जाकर कहीं से भी कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाओ, वो नागवारी से बोला और लैपटॉप पे उंगलियां चलाने लगा। मगर सर, यहाँ कोई भी मैकेनिक नहीं है। मैं आगे तक देखा आया हूँ और अगर मज़ीद आगे गया तो हम लोग लेट हो जाएंगे। ये ट्रेन भी छूट जाएगी और ये ना हो कि आगे से भी कोई मैकेनिक ना मिले। ज़ुबैर जल्दी से बोला। वो लैपटॉप बंद करते हुए पुरसोच अंदाज में बाहर देखने लगा, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। चलो ठीक है, वो कहते हुए बाहर निकला तो उसके मैनेजर ने जल्दी से छाता उसके सर पर रखा। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ कुछ फासले पर मौजूद स्टेशन की जानिब बढ़ा। मैनेजर ने जल्दी से वहां से टिकट्स ली और तेज़ी से बाहर आए तो ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। मैनेजर ने दौड़ लगाई। सर जल्दी कीजिए, हमें दौड़ लगाकर इस पर सवार होना पड़ेगा, मैनेजर ने चीख कर कहा तो उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं इस ट्रेन में भाग कर सवार होऊंगा? वो तप कर बोलता ठहर गया। ट्रेन तेज़ हो चुकी थी। मैनेजर ने तो ट्रेन पकड़ ली, मगर वो वहीं पर खड़ा था और मैनेजर उसे ट्रेन के अंदर से चीख चीख कर पुकार रहा था। फिर उसने भी दौड़ लगाई और उसमें सवार हुआ तो उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। व्हाट द हेल, ये लोग कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे? ऐसे कैसे पैसेंजर्स को इत्तला किए बगैर चल दिए? वो तप कर बोला, अरे वाह, ये आपके अब्बा जी की ट्रेन नहीं है जो आपके इंतज़ार में खड़ी रहेगी। उसे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो उसने गर्दन मोड़कर देखा। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। इस लड़की के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। इस लड़की की मुस्कुराहट से जैसे उसका दिल जल ही उठा था और माथे पर नागवारी से सलवटें पड़ गईं। अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, वो खुश्क लहजे में बोला तो उस लड़की ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कह तो ऐसे ही रहे हो जैसे कहीं के लैंडलॉर्ड हो, वो हुनूस तंजिया लहजे में बोली तो वो जोर से मुट्ठियां भींचकर खुद को बमुश्किल कुछ कहने से रोकता उसकी साइड से होता आगे बढ़ा और उसने आगे जाकर देखा तो सारी सीट्स भरी पड़ी थीं। ये क्या बकवास है, अब मैं कहाँ बैठूं? वो मैनेजर पर ही उलट पड़ा और फिर उसे खरी खोटी सुनाने लगा। मैनेजर सर झुकाए खड़ा था। सर आप ऊपर बर्थ पे बैठ जाइए, मैनेजर लड़कियों को ऊपर चढ़ता देखकर जल्दी से बोला। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हारे ख्याल में मैं ऊपर जाकर बैठूंगा? वो धाड़ कर बोला तो मैनेजर सहमकर उसे देखने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी उन्हें देखकर चहगोइयां करने लगे थे। अरे इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने अपने लिए हवाई जहाज़ क्यों नहीं बुक करवाया? गरीबों की ट्रेन में आने की क्या ज़रूरत थी? उसी लड़की ने हुनूस तंज करते हुए कहा तो वो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। जाहिल लोगों से पाला पड़ गया। न जाने मेरा दिमाग क्यों ख़राब हुआ था कि मैंने दादाजी के कहने पर हवेली में आने का सोचा। वो तप कर बोलता बर्थ पे चढ़ा, मगर उसका सर जोर से छत से टकराया तो वो लड़की खी खी करके हंसने लगी। वो दांत पीसकर थोड़ा सा नीम दराज होकर बैठकर लैपटॉप पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। काफ़ी घंटों के बाद उसे नींद और भूख का एहसास हुआ तो उसने मैनेजर को आवाज़ दी। ज़ुबैर, मुझे भूख लगी है, खाने का इंतज़ाम करो, वो बोला। सर मैंने फेरी वाले से कुछ समोसे वगैरह और ये सैंडविच लिए हैं, यही खा लीजिए, वो मनमना कर बोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये गंदा खाना खाऊंगा? वो तप कर बोला। अरे हद होती है, बेचारे को बात पे बात डांटे जा रहे हो। अब आपके लिए यहाँ से मनोसलवा तो उतरने से रहा। खैर अगर ज़्यादा ही मसला हो रहा है तो ये मेरे पास घर का खाना है, ये खा लीजिए। इस लड़की ने टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने तप कर इस लड़की को देखा जो कि आफत थी और हर मामले में टांग अड़ा रही थी। तुम्हारा खाना खाने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं, वो तप कर बोलता बर्थ पे लेटता अपना कोट अपने मुंह पर ले गया। मगर भूख की शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अभी उसकी आंख लगी हुई थी कि किसी के गुनगुनाने से आंख खुली। उसने सर घुमाकर देखा तो वो लड़की तालियां बजा बजा कर लहक लहक कर न जाने क्या गा रही थी। उसका जैसे खून ही खौल उठा था। वो दांत पीसकर उठकर बैठ गया। उसके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो चुका था और वो दिल ही दिल में पछता रहा था कि उसने ट्रेन में आने का फैसला क्यों लिया। बेहतर था कि वो कल की मीटिंग ही कैंसिल कर देता। फिर खुदा खुदा करके वो लोग कराची पहुंचे और मैनेजर ने पहले ही से गाड़ियां मंगवा ली थीं। वो लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके इंतज़ार में खड़ी थीं और जैसे ही वो पास गया ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोला
वो उसमें बैठा और फिर उसी वक्त उसने मुड़कर देखा तो वो लड़की उसे हैरानी से आंखें फाड़कर देख रही थी। गालिबन वो उसके इतने अमीर होने पर हैरान थी। वो सर झटककर गाड़ी में बैठा और फिर गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां हो गई। वो घर पहुंचा तो मिसेस राबिया खान लाउंज में ही बैठी थीं। उसे देखते ही वो पास आईं और उसके हाथ से लैपटॉप लेना चाहा तो वो नागवारी से उन्हें देखता आगे बढ़ा तो सामने से उतरते शहबाज खान को देखकर थम गया और फिर आगे बढ़ते उनके हाथ पर बोसा देकर सलाम किया। राबिया खान का रंग ही फीका पड़ गया था। वो चुपचाप उल्टे पांव किचन की जानिब बढ़ गई जबकि वो अपने डैड से बात करता हुआ लिविंग रूम की जानिब बढ़ा जहां पर उसकी दादो जान हम्माद खान मौजूद थीं। उन्हें सलाम करता वो बैठकर उनसे बातें करने लगा। थैंक गॉड हम लोग कराची पहुंच ही गए। अब बस जल्दी से मुझे कल ही अपनी एनजीओ ज्वाइन करनी है। कितना मज़ा आएगा ना। वो चहक कर बोली तो उसकी दोस्तें भी मुस्कुरा दीं। वो गाँव खैरपुर की अलीशा मलिक थी। उसका बाप सफ़ेद हवेली में मुंशी था और उसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था। मगर 2 साल पहले उसके बाबा की वफ़ात हो गई और उसकी माँ तो पहले ही चल बसी थी। उसकी दुनिया में सिर्फ एक मासी थी और उसके बाबा के बाद उसकी माँ उसे अपने गांव ले आई। लेकिन चंद महीनों में उसे मालूम पड़ गया कि मासी के ससुराल वालों को उसका यहाँ पर होना नागवार गुजरता है। इसीलिए उसने शहर चलने का फ़ैसला किया। वो कई महीनों से जॉब की तलाश में थी। फिर उसे एक एनजीओ की तरफ से जॉब की ऑफ़र हुई तो उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। वो एनजीओ पहुंची तो वहाँ की मैडम नूर जहान ने उसका कमरा दिखाया। उसे जॉब करते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। एक दिन वो जॉब से वापस आ रही थी कि एक रेढ़ी वाला उसकी पूरी रेढ़ी उलट चुका था और एक औरत चिल्ला चिल्लाकर उसे खरी खोटी सुना रही थी। वो जल्दी से पास गई तो वो औरत अपनी साड़ी संभालती वहाँ से पलट गई और वो शख्स रोता हुआ अपना सामान समेटने लगा जो टूट गया था। अरे बेचारे का तो बड़ा ही नुकसान हो गया। किसी से पकड़कर सामान तो बेचारा बेचने आता है जिससे अपने घर की रोजी रोटी पूरी करता है। एक शख्स की आवाज़ कानों से टकराई तो वो तेज़ी से पलटी और उस औरत को आवाज़ दी, आपने नुकसान किया है, अब आप ही पूरा करेंगी। वो चिल्लाकर बोली तो उस औरत ने हैरत से उसे देखा और वहीं शहबाज साहब ने गाड़ी के अंदर से नागवारी से उस लड़की को देखा। मैंने कहा कि आप इस शख्स का नुकसान पूरा कीजिए वरना दूसरी सूरत में कल आपके घर के सामने धावा बोलेंगे। अरे अमीर है तो क्या गरीबों को कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि किसी तरह भी मसल कर निकल जाएंगे। वो तप कर बोली, ए लड़की खामोश, वो तुम्हारा लगता क्या है जिसकी फेवर में बोल रही हो। और हाँ, कसूर मेरा नहीं, इन कीड़े मकोड़ों का ही है। मैं तो अपने शौहर को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और ये लोग ऐसे ही गाड़ी को लेकर खड़े रहते हैं। और अब मुझे जाने दो, मेरे शौहर की तबीयत नहीं ठीक। मिसेस राबिया शहबाज गुस्से से बोली। उसने गाड़ी के अंदर झांका तो शहबाज खान ने अपने माथे को मसलते हुए अपना सर हाथों में गिरा दिया। डैड कैसे हैं आप? उसने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, बस बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था और वक्त पर नहीं पहुँचा तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो आहिस्ता से बोले, ये सब इनका कसूर है। आखिर आपको मसला क्या है? जब गाड़ी आपकी किसी के साथ टकरा गई थी तो वो पैसे मांग रहे थे तो दे देती, चंद पैसे ही थे ना। अगर डैड को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ़ ना करता मिसेस खान। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। अरे बेटा, आपको तो पता है ना आपकी मामा की आदत का। मैं तो खुद उन्हें कह रहा था कि चलें पैसे दे दीजिए मगर मानी ही नहीं। और उस लड़की ने इस कदर बदतमीज़ी की और क्या इज्जत रही होगी हमारी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल न बन जाए। शहबाज खान ने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वो उनके हाथ पर हाथ धरे बोला। फिर शाम तक मिस्टर शहबाज खान को हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी। वो उन्हें लेकर घर पहुँचा और जैसे ही घर पहुँचा तो वहाँ पर उस ट्रेन वाली लड़की को देखकर एकदम से चौंक गया। वो लड़की भी उसे देखकर चौंक गई थी। ओ तो ये आपका घर है, समझ आ गया। आपका मिजाज ऐसा क्यों? जाहिरी बात है तरबियत ही ऐसी हुई है। वो लड़की नॉन स्टॉप बोलती गई। हाउ डेयर यू, निकलो यहाँ से। वो जारहाना अंदाज में उसे मारने को लपका। रिलैक्स हमजा, हमने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की कि तुम औरत से इस तरह बात करो। बेटा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपने बेटे और अपनी बीवी के रवैये की। शहबाज खान ने हाथ जोड़ते नर्म लहजे में कहा तो अलीशा के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मैं इस शख्स का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए? मैं अभी आपको दे देता हूँ। वो जल्दी से बोले। नहीं, रहने दीजिए, मैं आई तो इसी इरादे से थी क्योंकि इस शख्स को मैंने पैसे दिए थे
और मैं अपने पैसे लेने आई थी, लेकिन आपके अखलाक ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं इस मामले को जाने दूं। काश कि जितनी आपके अंदर तहजीब है उतनी ही आपके बेटे और बीवी में भी होती तो क्या ही अच्छा होता। वो जल्दी से बोली, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ आपसे बेटे, और ये पैसे रख लीजिए। उन्होंने 5-5 हज़ार के 5 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से बोली। मगर शहबाज खान ने फोर्स करके उसे वो पैसे दिए और फिर उसे अपने साथ खाने के लिए भी इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप जैसे अच्छे इंसान भी होते हैं ये देखकर खुशी हुई, वरना मुझे तो लगता था कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो शहबाज खान ने उसके सर पर हाथ रख दिया। वो वहाँ से खुशी खुशी पलटी थी और हॉस्टल पहुंचकर भी उसने अपने दोस्तों के सामने शहबाज खान की बहुत तारीफ की। अलीशा ने एनजीओ के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब और कर ली थी और वो इवेंट्स प्लानर कंपनी थी। सुबह को पहले 2 घंटे एनजीओ में लगाती और फिर 11 बजे के बाद वो उस कंपनी में चली जाती। आज उसे खान हाउस में एक खास इवेंट के लिए भेजा गया था। वो सब डेकोरेशन करने के बाद बैठी पानी पी रही थी कि हमजा खान को देखकर थम गई। वो फ़ोन पे बात करता हुआ इधर को ही आ रहा था। उफ़ अल्लाह, इस हमजा खान ने मुझे देख लिया ना तो फिर से बोलना शुरू हो जाएगा। वो बड़बड़ाती हुई रुख फेर गई। जी मिस मलिक, कैसी जा रही है तैयारी? उसने पीछे से उसे पुकारते हुए कहा तो वो उसकी तरफ मुड़ी तो वो देखकर ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दांत पीस कर बोला। अरे ये कैसा सवाल है, किसी भी जगह पे भी मैं हो सकती हूँ और इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बनाकर बोली। तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है ना? मिसेस खान ने पास आकर नागवारी भरे अंदाज में कहा तो वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा दी। तमीज़ की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। आंटी जी, वो तो मिस्टर खान की वजह से मैंने ये मामला जाने दिया, वरना मेरी एनजीओ आपके ये झूठे भरम की धज्जियाँ उड़ा देती। वो चबा चबा कर बोली तो राबिया खान का चेहरा मुतगय्यर हो गया। तुम अपना काम खत्म करो और यहाँ से चलती बनो, मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मिसेस खान ने तड़क कर कहा और फिर वापस पलट गईं और हमजा की निगाहों ने दूर तक अपनी माँ का ताक़ुब किया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी बहन की मंगनी खैर आफियत से हो गई और वो इस वक्त अलीशा मलिक को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जा रहा था। गाड़ी जैसे ही हॉस्टल के सामने खड़ी हुई तो वो निकलने ही लगी थी कि अचानक से हमजा ने उसे पुकारा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मिस मलिक, अकेले, किसी भी रेस्टोरेंट में। कल मैं आपको पिक करने आऊँगा, आप तैयार रहिएगा, बहुत अहम बात करनी है, आपके फ़ायदे की ही है। हमजा ने कहा। मेरे फ़ायदे की? रियली? वैसे आपको एकदम से मेरे फ़ायदे नुकसान की फ़िक्र क्यों होने लगी मिस्टर खान? वो तंजिया लहजे में बोली। जो कहा है वो करना, कल तैयार रहना, मुझे फजूल बहस पसंद नहीं। वो तप कर बोला। मैं हरगिज़ नहीं मिलने आऊँगी, फजूल में वक्त ज़ाया करेंगे आप। वो मुंह बनाकर बोलती निकलने लगी। मुझसे शादी करोगी? उसका दरवाज़ा खोलता हाथ थम गया और वो एक झटके से मुड़कर उसे बेयकीनी निगाहों से देखने लगी। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? यानी कि आप मुझे खान हाउस की बहू बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी माँ मुझे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहाँ लेकर जाना चाहते हैं? क्यों? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोली। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी माँ एक मगरूर औरत है और तुम ही उन्हें हैंडल कर सकती हो। वो सपाट लहजे में बोला। ओ हेलो, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है किसी को हैंडल करने का, अपने काम से काम रखती हूँ। हाँ, जहाँ मुझे बेइंसाफ़ी दिखे वहाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं किसी के घरेलू मामलात में दखलंदाजी नहीं देती, इसीलिए मेरी तरफ से माफ़ी समझिए। वो मुँह बनाकर बोली। तुम्हें पता है कि मेरी सोसाइटी की हज़ारों लड़कियां मरती हैं मुझ पे, और इसके अलावा पूरी दुनिया में कई लड़कियों की धड़कन हूँ मैं। और मैं इसलिए तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ कि चूंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे घर में आकर तुम बहुत कुछ बदल सकती हो। बाकी मुझे मालूम है कि तुम्हारी फैमिली भी इस बात पर एतराज़ नहीं करेगी। वो संजीदगी से बोला। शेख चिली की तरह प्लान मत करें। आप पर मरती होंगी हज़ारों लाखों लड़कियां, मगर मैं नहीं मरती और मुझे आपसे शादी करने का कोई शौक़ नहीं है। वो सर्द लहजे में बोलती बाहर निकल गई। वो लब भींच कर रह गया। गाड़ी मोड़कर चला गया। अगले दिन वो सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा था तो राबिया खान उसी लड़की की बदतमीज़ी के बारे में जिक्र कर रही थी और शहबाज खान उसकी तारीफ कर रहे थे। वो जो कल रात सोच चुका था कि दोबारा उस लड़की के मुंह नहीं लगेगा, अपने बाबा के मुंह से उस लड़की की तारीफ सुनकर दोबारा से उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो उसी से शादी करेगा, वो भी अपने बाबा की खातिर। उसने अपने मैनेजर को फ़ोन करके मुख्तसर सब समझाया और फिर मुतमईन सा दफ्तर के लिए निकल गया। वो एनजीओ से निकलकर रोड पे आई और वो रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से एक वैन उसके सामने रुकी और उसमें से 2 हट्टी-कट्टी औरतें निकली और उससे पहले कि वो कुछ समझती, उन दोनों औरतों ने उसे खींचकर वैन में डाला और उससे पहले कि वो चीखती, अचानक से उसके नाक पर उन्होंने रुमाल रख दिया।
उसको जब होश आया तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। वो मुतवहिश अंदाज में दरवाजे के पास आकर उसे जोर से नॉक करने लगी, मगर दूसरी तरफ से हनूज सन्नाटा था। वो बेबसी के एहसास से तड़प तड़प कर रो दी। फिर शाम से रात हो गई और दरवाजे के खुलने पे उसने सर उठाकर देखा तो अंदर दाखिल होते हमजा को देखकर वो शॉक्ड ही रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान, मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की? वो गुस्से से चीखती हुई उसका गिरेबान पकड़ने लगी, मगर वो उसके दोनों बाजुओं को कलाई से जकड़े जोर से बेड पे धक्का दे गया। आज की रात है तुम्हारे पास सोचने के लिए, सो मशवरा मानो और चुपचाप हथियार डाल दो। मेरा और तुम्हारा कल निकाह होगा और उसके बाद वलीमा, सो खुद को रेडी रखो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाकर उसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो वो नम आंखों से उसे देखे गई। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मैं तुमसे शादी करने से बेहतर अपनी जान दे दूं। वो चीखी। तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसने मुलाजमा को अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाने को कहा, मगर उसने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। फिर वो सोच चुकी थी कि वो उससे शादी करेगी और उसे ऐसा तिगनी का नाच नचाएगी कि बस छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को उसका सादगी के साथ निकाह हुआ और वो शाम को जब उसे लेकर खान हाउस पहुंचा, राबिया खान ने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, जबकि शहबाज खान चुपचाप उन्हें देख रहे थे। राबिया, बहू को हमजा के कमरे में भेज दीजिए और अब इस पर मज़ीद कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे ख़ानदान की इज्जत को उछाला जाए, शहबाज खान ने कहा और फिर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। वो उनके पीछे आया तो वो रॉकिंग चेयर पर आंखें मूंदे झूल रहे थे। बाबा, आप नाराज़ हैं मुझसे? वो शहबाज खान के कदमों में बैठते हुए बोला। मुझे आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए क्या? बेटे, आप मेरे इकलौते बेटे थे और मेरे दिल में हज़ारों अरमान थे। अगर आपको वो लड़की पसंद थी तो एक बार मुझे कहते, मैं खुद रिश्ता लेकर जाता। आपने इस तरह मुझे पराया करके बहुत दुख दिया है मुझे। वो कर्ब से बोले तो हमजा तड़प उठा। नहीं बाबा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था और ना ही आपको पराया करना। मैंने आपकी बातें सुनी कि आपको लड़की बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे प्रपोज़ किया, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे डर था कि अगर मैंने आप लोगों को भेजा और उसने आप लोगों को इस तरह इनकार किया तो आप लोगों की इंसल्ट होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बस इसीलिए ये सब किया। बाकी आपका हर हुक्म सर आंखों पर। वो बोलता चला गया। ठीक है, मैंने उस लड़की की तारीफ़ की, मगर उसकी ईमानदारी और अच्छाइयों की वजह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मिडिल क्लास लड़की हमारी सोसाइटी में रह सकेगी, हमारे तौर तरीके अपना सकेगी? शहबाज खान ने कहा। मैं उसे सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर ना सीखी तो? उन्होंने फिर से सवाल किया। तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप उससे नाखुश हुए तो उसका इस घर में वो आखिरी दिन होगा। वो सर्द लहजे में बोला तो शहबाज खान के चेहरे पर सुकून उतरता चला गया और दरवाजे की ओट में खड़ी राबिया खान की आंखों में नमी तैरने लगी। फिर कुछ देर वो उनके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में आया तो उस लड़की ने पूरा कमरा तहस नहस करके उसका दिमाग घुमा दिया। क्या कर रही हो पागल लड़की? वो उसका कीमती परफ्यूम उठाकर ज़मीन पर मारने लगी तो वो उसका हाथ हवा में ही जकड़ते हुए धाड़ा। मेरा बस चले तो इसके साथ आपका सर फोड़ दूं। आप जैसे घटिया इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो चीख उठी और हमजा ने थप्पड़ रसीद करने के लिए हाथ उठाया तो शहबाज खान की आवाज़ पे हमजा का हाथ उठते उठते रुका। क्या कर रहे थे ये आप? हमने आपकी ये तरबियत की है कि आप इस तरह किसी औरत पर हाथ उठाएं, वो भी अपनी बीवी पर? शहबाज खान ने गरज कर कहा तो वो लब भींच कर रह गया। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ बेटा। शहबाज खान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो उसकी आंखें छलक उठीं। फिर उन्होंने सलामी के तौर पर 5,000 की पूरी गड्डी उसे दी। फिर हमजा को समझाने के बाद कमरे से निकल गए। काश आपके अंदर भी आपके बाबा की तरह थोड़े बहुत मैनर्स होते। वो अपने आंसू साफ करते हुए तल्ख लहजे में बोली तो वो नागवारी से सर झटक गया। फिर वो उठकर फ्रेश होने चली गई। वो वापस आई तो हमजा कमरे से जा चुका था। वो कंबल तानकर उसके बेड पे सो गई। वो पूरी रात स्टडी रूम में बैठा सिगरेट से अपना दिल जलाता रहा। न जाने कितने दर्द और तकलीफ भरे लम्हात उसे याद आए। उसने अपनी शादी को लेकर कई साल पहले बहुत अरमान सजाए थे, मगर उसकी माँ ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसे याद है कि आज से 5 बरस पहले अपनी मोहब्बत बिस्मा से शादी करना चाहता था, मगर राबिया खान ने उसके पूरे ख़ानदान की बहुत इंसल्ट की, जिसके बाद बिस्मा ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और फिर बिस्मा ने उसी महीने अपने कज़न से शादी कर ली। वो बहुत बुरी तरह टूट गया था और उसे अपनी माँ से शदीद नफ़रत थी। वो मोबाइल पे टाइम देखता उठा और सोने के इरादे से अपने कमरे में आया तो बेड पर लेटी इस आफत को देखकर उसका हलक कड़वा हो गया।
वो चलता हुआ उसके पास आया और उस पर झुककर उसे देखने लगा। है तो सर से पैर तक कयामत, मगर अफसोस तुम बदतमीज़ बहुत हो। थोड़ी सी तमीज़दार होती ना तो शायद मैं मोहब्बत कर लेता। पता नहीं मेरे डैड को तुम में ऐसा क्या नज़र आया कि वो तुम्हारी तारीफ़ करते नहीं थकते। वो उसके चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में बोला। फिर वो उसके पहलू में आकर लेटा और उसने नींद में करवट लेते हुए अपनी टांग उसके ऊपर रखी तो वो चौंक कर फिर देखने लगा, जो कि शायद सर्दी लगने की वजह से उसके सीने में चेहरा छुपा रही थी। दिल के जज्बात बहकने लगे। वो भी एक मर्द था तो उसके शोर करते जज्बात उसके कंट्रोल से बाहर हुए तो वो नरमी से उसे खुद में समोते, उसके महकते बालों में चेहरा छुपाता, उस पे शिद्दतें बरसाने लगा। किसी अनजान लम्स से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खुद को हमजा की बाहों में देखकर वो हड़बड़ाकर निकलने लगी, मगर वो उसकी कमर में हाथ डालता खुद पर गिराता, उसकी गर्दन में दूसरा हाथ डालकर उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता, उसकी सांसें रोक गया। वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त में महज फड़फड़ा कर रह गई। वो उसकी रोने सिसकने के बावजूद अपना हक जताता चला गया। फिर वो खुद तो पुरसुकून होकर सो गया, मगर अलीशा पर वो रात बहुत भारी थी। पूरी रात उसने रोकर गुजारी और सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद वो बाहर आई तो एक रूम के सामने ठिठक कर रुक गई। वो राबिया बेगम को जाए नमाज पे हिचकियों से रोता देखकर शॉक्ड थी। वो औरत जो इस कदर मगरूर थी, वो फज्र की नमाज अदा करती सजदे में रो रही थी, ये हैरत की बात थी। वो सर झटक कर बाहर लॉन में आ गई। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो अंदर की जाने बढ़ी, मगर जैसे ही वो मिस्टर एंड मिसेस खान के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर ठिठक गईं। अपनी बहू को अपने अल्फाज में समझा दीजिएगा कि हमारे उसूल कवायद के खिलाफ मत जाए, वरना उसका हशर बहुत बुरा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे कंट्रोल में रखेंगी। हमने आपके मुंह से सबके सामने ये कहलवाया कि वो लड़की बुरी है और अब उसे साबित आप करेंगी। हमें वो लड़की एक आंख नहीं भाती, हम उसे एक पल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें क्या मालूम था कि हम जो उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे उसकी वजह से हमारा पागल बेटा उससे शादी ही कर लेगा। खैर, एक बात का तो इत्मीनान हुआ कि हमारा बेटा हमसे मोहब्बत बहुत करता है। कल रात उसने वादा किया है हमसे कि अगर हम उससे छोड़ने को भी कहेंगे तो वो छोड़ देगा। मगर खैर, वो एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है, बिस्मा जैसी तेज़ तर्रार नहीं लगती कि जो हमसे हमारा बेटा छीन लेगी। मगर फिर भी आप उसे उसूल बता दीजिए तो बेहतर होगा। उसने एक भी गलती की तो हम उसे इस घर से बाहर निकलवा देंगे। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और वो शॉक्ड सी सुन रही थी। फिर वो बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आई। उसके दिमाग में सनसनाहट सी दौड़ रही थी। फिर वो सारी सोचें झटक कर हमजा की जानिब देखने लगी, जो अभी वॉशरूम से निकला था। आपने जो मेरे साथ रात को किया है ना, बहुत गलत था। आप मेरी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकते हैं? वो उसके पास आते हुए गुस्से से बोली तो हमजा ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। अभी भी दमखम बाकी है? कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मेरी कुर्बत में सब कुछ भूल जाओगी। वो उसके रुखसार पर चुटकी भरते हुए तंजिया लहजे में बोला तो अलीशा के तन बदन में जैसे आग ही लग गई। आप क्या समझते हैं मैं आपकी मुलाजिमा हूं कि आप जो कहेंगे मान लूंगे? वो तड़ख कर बोली। मेरे बाबा ने मुझे मना ना किया होता ना तो तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देता। वो तनक कर बोला और फिर बाहर निकल गया। उसने सारा दिन कमरे में ही गुजारा था और शाम को वो हमजा की बहन नेहा के कमरे की जानिब बढ़ी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होने लगी तो अंदर से नेहा के रोने की आवाज़ आ रही थी। प्लीज़ बाबा, मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी, वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे मेरी दोस्त रूहा ने बताया है कि उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बेबाकी से इकरार किया और साथ में ये कहा कि वो ये सिलसिला हमेशा जारी रखेगा और मैं उसके लिए एक बांधी जैसी हूँ और मेरी कोई औकात नहीं होगी और ना ही मैं उनके मामलात में कुछ बोल सकती हूँ। प्लीज़ इस जानवर के साथ शादी करने का मत कहिए। नेहा रोते हुए बोली, तुम्हारी शादी जवाद के साथ ही होगी, ये बात अच्छे से जहन में बिठा लो। रही बात अफेयर्स की, तो वो मर्द है, जितने मर्जी अफेयर्स चलाए, तुम्हें उसके मामले में बस चुपचाप सब सहना है। अब तुम्हारी माँ को ही देख लो, मेरा अपनी हर सेक्रेटरी के साथ रिलेशन था मगर वो कभी नहीं बोली और इसी तरह घर बसाए जाते हैं। आपकी माँ ने भी आपकी तरह शुरू में मुजाहिमत करने की कोशिश की थी मगर अच्छा सबक सिखाया था मैंने, तो बेहतर होगा कि आप इस वक्त ये बात सीखने से पहले ही मेरी बात माने और चुप रहें। शहबाज खान की बात पे वो बाहर खड़ी सुन हो गई और फिर शहबाज खान जैसे ही बाहर निकले तो वो जल्दी से दीवार की ओट में चली गई। उनके जाते ही उसने कमरे में झांका तो नेहा और राबिया खान रो रही थीं। वो तो शहबाज खान की असलियत जानकर सदमे में थी। इस शख्स की हर बुराई का नकाब राबिया खान थी। वो एक झटके से मुड़ी और अपने कमरे में आकर इधर उधर घूमते हुए इसी बारे में सोचने लगी।
ओह माय गॉड, कोई इंसान इतना बड़ा मुनाफिक कैसे हो सकता है? मतलब वो शख्स जो अपने आला इखलाक की वजह से पहचाना जाता है, वो इस कदर बद-इखलाक इंसान है। खुद को सबके सामने अच्छा बनाकर रखा हुआ है और अपनी बीवी को बुरा बनाते हैं। वो अपना सर हाथों में गिराते हुए सोचे जा रही थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हर एक काम में अल्लाह की मसलहत होती है, और मैं कल तक जो अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि मेरी हमज़ा से शादी क्यों हुई, आज मुझे मालूम हो गया। क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि मैं मिसेस खान और उनकी बेटी को इस मुसीबत से निकालूं। मैं नेहा की शादी इस घटिया इंसान से नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुकी थी और वो इसी मामले में नेहा के मंगेतर जवाद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी। इत्तेफाक की बात थी कि हमज़ा इन्हीं दिनों अपने डैड के साथ एक बिजनेस सेमिनार अटेंड करने लंदन गया था और इसीलिए उसे जवाद के खिलाफ सबूत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर अब सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन हमज़ा को ये सब दिखाना बाकी था और वो शिद्दत से उसके आने की मुंतज़िर थी। जिस दिन वो आया वो इसके पास आई। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो पास आकर बोली, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सपाट लहजे में बोला, आखिर आपके साथ मसला क्या है? अब आपकी बीवी हूँ, आपसे अपने मसाइल शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वो तप कर बोलती उसके सामने खड़े होते रास्ता रोक गई। हमज़ा ने नागवारी से उसे देखा और पीछे हटाता आगे बढ़ा। मुझे मालूम है कि आज नेहा का निकाह है और ये निकाह नहीं होना चाहिए। इसकी बात पर हमज़ा के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो एक झटके से मुड़कर उसके सामने आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये बात करो? अपनी औकात में रहो। वो दांत पीस कर बोला, मैं अपनी औकात में ही रहकर बात कर रही हूँ। आप भी अगर जरा थोड़ा सा औकात से नीचे आकर मुझसे बात कर लेंगे ना तो कुछ हो नहीं जाएगा। मुझे कुछ दिखाना है आपको। वो तेज लहजे में बोलती मोबाइल से फोल्डर निकालने लगी, मगर हमज़ा ने गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए जोर से सामने दीवार पर दे मारा। आपका दिमाग खराब है? ये क्या किया आपने? जानते भी हैं कि इसमें कितना अहम डेटा था। मैं आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। आपने सब वेस्ट कर दिया। वो चीख कर बोली, आवाज नीची रखो, और मैं तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। वो इसके दोनों बाजुओं से जकड़े उसे अपने करीब करते चबा चबा कर बोला, मैं आप जैसी चीप नहीं हूँ। मुझे अपनी हुदूद का अच्छे से अंदाजा है। मैं जब कह रही हूँ कि जवाद एक अच्छा इंसान नहीं है तो मेरी बात सुनने में हर्ज ही क्या है? वो तप कर बोली, जवाद मेरे डैड की पसंद है और मेरे डैड कभी गलत नहीं हो सकते। वो गुस्से से बोला, क्यों? आपके डैड कहीं के वलीउल्लाह हैं जो गलत नहीं हो सकते? वो एक आम इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। वैसे भी आपको क्या पता आपके डैड अच्छे हैं या बुरे? अभी बात उसके मुंह में ही थी कि वो पास आते हुए उसको गर्दन से दबोचता उसे दीवार से लगा गया। आइंदा से मेरे डैड के बारे में इस तरह बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरे डैड मेरे लिए क्या है। उनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। वो इसका गला दबाते हुए बोला और अलीशा को लगा कि वो आज इसकी सांसें ही रोक डालेगा। ये क्या कर रहे हो हमज़ा? छोड़ो इसे। मार डालना चाहते हो क्या? राबिया खान ने पास आकर इसे पीछे धकेलते हुए कहा तो वो इसे छोड़ता पीछे हुआ तो वो खांसते हुए अपनी सांसें बहाल करने लगी। समझा दीजिए अपने अल्फाज में इसे कि आइंदा अगर उसने मेरे डैड के बारे में ऐसी कोई बात की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वो फुंकार कर बोला और फिर लंबे लंबे डंग वहां से निकलता चला गया। राबिया खान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि खान साहब इसके लिए क्या अहमियत रखते हैं। वो उनके खिलाफ एक लफ्ज़ तक बर्दाश्त नहीं करता। आइंदा से उनके खिलाफ कुछ मत बोलना। राबिया खान ने सर्द लहजे में कहा और वापस पलटी। मैं आप जैसी बुज़दिल नहीं हूँ डॉक्टर राबिया खान। वो चबा चबा कर बोली तो राबिया खान के कदम थम गए और वो बेयकीनी से मुड़कर उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? राबिया खान का रंग फक हो गया। मुझे तो ये भी पता है कि आप एक सोशल वर्कर भी रही हैं। एक मामूली से घर में आंख खोलने वाली राबिया खान, जो कि ना सिर्फ एक निडर लड़की थी बल्कि बेइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने वाली एक अजीम औरत थी। एक साइकाइट्रिस्ट जिनके पास कई केसेस आते थे ऐसी लड़कियों के जिन पर उनके शौहर जुल्म करते थे और उनकी आवाज़ बना करती थीं। मगर अफसोस, दूसरों के लिए जंग करने वाली अपनी बारी हार कर एक मामूली सी हाउसवाइफ रह गईं। अलीशा बोलती जा रही थी और राबिया खान इस तरह उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। अपनी हद में रहो लड़की, वो गुस्से से बोली, मगर उनका लहजा बहुत कमज़ोर था। इतना ही सुनकर शॉक्ड रह गई। अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं जान चुकी हूँ आपके शौहर की असलियत और मुझे मालूम पड़ चुका है कि आपके चेहरे के पीछे बाबा का घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। वो तपकर बोली तो राबिया खान का जिस्म कांपने लग गया। तो तुम्हें कैसे पता चला? वो नम लहजे में बोली। आपकी बेटी को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी और इत्तेसाकन मुलाकात आपके भाई के साले साहब से हो गई जो कि आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। बस वहाँ से पता चला और सबूत भी इकट्ठे कर लिए। वो बोलती जा रही थी।
बस करो, चुप हो जाओ। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। तुम नहीं जानती कि क्या हंगामा बर्पा हो जाएगा। वो शहबाज खान है जो कभी भी अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम चुपचाप जहां पड़ी हो वहीं रहो। इससे आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी और ना ही करोगी। तुम नहीं जानती हो उनको कि वो क्या क्या नहीं कर सकते। तुम्हारी जान तक ले सकते हैं। राबिया खान मुतवाहिश अंदाज में बोली, उनको जो करना है वो करें, लेकिन आज आपकी बेटी का निकाह मैं उस दरिंदे से नहीं होने दूंगी। वो इत्मीनान से बोली तो राबिया खान का रंग मजीद जर्द पड़ गया। तुम कुछ नहीं करोगी? तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं है क्या? तुम नहीं जानती कि हमजा तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरे बेटे को भी दरिंदा बनने में एक पल नहीं लगेगा। उसका बाप जो उससे करवाना चाहेगा ना, वो कर बैठेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो हो रहा है उसे होने दो। राबिया खान ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहा और वापस पलटी। अपनी बेटी को भी अपने जैसी जिंदगी देना चाहती हैं आप? आपके शौहर से ज्यादा बड़ा दरिंदा है जवाद। उसने अपनी पहली बीवी को इस कदर बेदर्दी से मारा पीटा था कि उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ दी थीं। उसकी जगह आपकी बेटी हो सकती है। अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए आवाज उठाइए। फिर वो जवाद की सच्चाई मजीद बताने लगी कि वो ना सिर्फ औरतों से नाजायज ताल्लुक रखता है, बल्कि उसने 2 निकाह भी किए हैं और उसकी दोनों बीवियां उसकी जिंदगी से इंतहाई बुरी हालत में निकली हैं और उनमें से एक की तो कुछ महीनों के बाद मौत होगी। ये सब सुनकर तो राबिया खान वहीं जमीन पे ढेर हो गईं। राबिया खान का जिस्म हौले हौले लरज रहा था। वो चलती हुई उनके पास आईं और उन्हें गले लगा लिया। मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज़ बचा लो मेरी बेटी को। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा ना। मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हें ख़तरे में नहीं डाल सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम हमज़ा की ज़िंदगी से जाओ। मेरे बेटे ने पहले ही बहुत दर्द सहा है, मज़ीद तकलीफ़ में उसे नहीं देख सकती। राबिया खान हिचकियों के दरमियान बोली तो अलीशा को सौरत कर बहुत तरस आया। एक बात पूछूं माँ, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने शहबाज खान के जुल्म के सामने घुटने टेक दिए? उसने पूछा। मेरा भाई है वो वजह। शहबाज खान को मैंने तुम्हारी तरह निडर अंदाज में चैलेंज किया था आज से 30 साल पहले, और शहबाज साहब ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया और मेरे 10 साल के भाई को किडनैप करके उसे मारने की धमकी दी और मजबूरन मुझे उनसे निकाह करना पड़ा। और ये सिलसिला नहीं रुका। मेरे भाई को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसका करियर तक नहीं बनने दिया। फिर वो एक स्कूल में टीचर लगा और वहीं पे खान साहब के मैडम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और मेरे भाई जाहिद ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, मगर उस औरत ने उल्टा मेरे भाई पे ही रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे भाई के साथ साथ मेरे माँ बाबा की बहुत रुसवाई हुई और मेरे भाई को 7 साल की कैद हो गई। और जैसे ही वो रिहा हुआ तो वो माँ बाबा के साथ गायब हो गया। खान साहब ने कहा कि उन्होंने ही गायब किया है और हर दिन वो मुझे उन्हें मारने की धमकी देते हैं। राबिया खान अपने ऊपर बीते जुल्म की दास्तान सुनाती गईं और अलीशा की आंखों में भी आंसू आ गए। अब बस बहुत हो गया। बाबा के जुल्म का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें नहीं छोड़ूंगी, वो सर्द लहजे में बोली तो राबिया खान मजीद घबरा गई। तुम खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली हो। खान साहब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और पता नहीं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या सलूक करेंगे। राबिया खान ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी कोई फैमिली नहीं है और जब है ही नहीं कोई तो घबराने की भी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने हर फ़िरौन के लिए ज़वाल लिखा है। अब बस बहुत हुई उनकी फ़िरौनियत। अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और आज ये पहला सबक सीखेंगे। और फिक्र मत कीजिए, हमज़ा भी इसमें मेरा साथ ज़रूर देंगे। उन्होंने भले इस वक्त मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने जवाद के ख़िलाफ़ जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो सामने रखूँगी तो ज़रूर सुनेंगे। फ़िलहाल तो मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है और मैंने एक्स्ट्रा सबूत एक USB में रखे हैं। अब निकाह के टाइम वो सबूत सबके सामने पेश करूंगी। वो इत्मीनान से बोलती गईं और राबिया खान अभी तक मुस्तरिब ही थीं। फिर उसने वाकई अपना कहा सच कर दिया। सबके सामने जब जवाद की असलियत खुली तो हमज़ा ने उसे वहीं पर मारना शुरू कर दिया और शहबाज खान तो गुस्से में मुट्ठियां भींचे खड़े उस छटांग भर की लड़की को देख रहे थे जिसने आज पूरी महफिल में उनका तमाशा बना दिया था। हमज़ा ने जवाद को मार मार कर घर से निकाल दिया था और इस वक्त सब लाउंज में बैठे थे। बेटा, अगर आपको ये बात पता चल गई थी तो आपको ये बात मुझे आकर बतानी चाहिए थी, शहबाज खान ने कहा। बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे शर्म और झिझक महसूस हो रही थी कि मैं आपसे जाकर बात करूं, और मैंने हमज़ा से बात करने की कोशिश की थी मगर उन्होंने सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया। मेरा मकसद आपका मान बिल्कुल तोड़ना नहीं था बाबा, लेकिन मैं मजबूर थी।
मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं और बस इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना मुझे यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब मैं आपके एहतराम की वजह से करती हूँ। वो बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित कर चुकी थी और राबिया खान उसे बिना पलकें झपके देख रही थी, जो कितनी आसानी से सब करके भी मासूम बनी थी, वैसे ही जैसे शाहबाज खान करते थे। बहुत अच्छा किया तुमने बेटे, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके सर पर हाथ रखते हुए अंदर की जानिब बढ़े तो उसने हमजा की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। वैसे अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो कमरे में आते ही बोली तो हमजा ने उसे आंखें सुकेड़ कर देखा। मैं तो नहीं बोलूंगा, तुमने अपना एक फ़र्ज़ निभाया है, तुम इस घर की बहू हो और मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस घर के मुतल्लिक सोचा और सबसे बढ़कर तुमने बाबा के मुतल्लिक सोच कर सब किया। जो मेरे बाबा का मान बढ़ाता है ना, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। इस नाते पर मैं तुमसे थैंक्स बोलूंगा, हमजा खान ने कहा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह हमजा खान जब जिम रूम में था तो अलीशा भी उसकी पीछे चली आई। वो दरवाजे पर एकदम ठिठक कर रुक गई। वो रनिंग मशीन पर शर्ट लेस बहुत तेज रनिंग कर रहा था और उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो यकटक उसे देखती गई। किसी की निगाहों की तपिश से चौंक कर हमजा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी अलीशा को देखकर उसने स्पीड हल्की की और नीचे उतरकर टावल से अपना चेहरा साफ करता उसकी तरफ मुड़ा, जो कि उसे देखते पास आ रही थी। कुछ कहना है क्या? हमजा ने सर झटक कर पूछा। हाँ, वो एक ट्रांस की कैफियत में बोली। हाँ बोलो। क्या? वो हनूज इसी अंदाज में बोली। जो भी तुमने बोलना है वो बोलो, तुमने कहा है ना कि कोई बात करनी है तो कहो, क्या कहना है? वो उसके यूं देखने पर अब चिढ़कर बोला। हाँ, वो मुझे कुछ कहना तो था लेकिन मैं भूल गई। वो अब गर्दन टेढ़ी करके उसको देखते हुए आहिस्ता से बोली। तुम मुझे देखना बंद करोगी? कब से मुझे देखे जा रही हो? वो अब चिढ़कर बोला तो वो सटपटाकर निगाहें हटा गई। मैं तो नहीं देख रही, वो तो बस ऐसे ही। उससे कोई बात ही नहीं बन पा रही थी। जब याद आए तब आ जाना, अब जाओ यहाँ से। वो सर झटक कर बोला तो वो जल्दी से मुड़ने लगी, मगर उसका पाँव मुड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि हमजा ने जल्दी से उसे बाहों में भर लिया। वो साकित और जामिद सी उसकी बाहों में उसे देखने लगी और दिल गोया पसलियों में धड़क रहा था। वो इतना शानदार मर्द था कि उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठती, मगर वो तो पहली बार में उससे नहीं हारी थी। मगर अब न जाने ऐसा क्या हो गया था कि वो बेख्तियार उसकी तरफ खिंची जा रही थी। उसके कंधों से थामते हुए वो सीधी होने लगी, मगर पाँव में शदीद दर्द उठा। आउच! वो करहाती हुई जमीन पर बैठी। क्या हुआ, ठीक हो तुम? वो उसके पास बैठते हुए तशवीश भरे अंदाज में बोला। उफ अल्लाह, मुझे लग रहा है मेरा पाँव टूट गया है, वो तकलीफ से बोली तो हमजा ने जल्दी से उसे गोद में उठाया। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारे मुझे नीचे, वो सटपटा कर बोली। चुप रहो, पता नहीं तुम ऐसी हरकतें करती क्यों हो, वो तप कर बोला और फिर उसे यूं ही गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां बैठे शहबाज खान और राबिया खान ने चौंक कर उन्हें देखा। उसने लाउंज में आते ही उसे सोफे पर बिठाया और उसके पास जमीन पर बैठते उसका पाँव अपनी गोद में रखकर उसका मुआयना करने लगा। शहबाज खान ने तनबीही निगाहों से राबिया खान को देखा तो वो उनकी बात का मतलब समझते पास आईं। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे अपनी बीवी का पाँव कैसे पकड़ सकते हो? तुम मर्द हो, छोड़ो इसे, मुलाजिमा देख लेगी, राबिया खान ने सख्त लहजे में कहा तो हमजा के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। आप अपने काम से काम रखा करें मिसेस खान, और ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ किस तरह रहना है किस तरह नहीं, ये आपसे सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे इसके पाँव अपनी गोद में रखो या चूमो, आपका इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको तो किसी की दर्द तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मगर मैं आप जैसा हरगिज़ नहीं हूँ, हमजा ने चबा चबा कर कहा और फिर उसे यूं ही गोद में उठाए वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने ना सिर्फ उसके पाँव की सिकाई की, बल्कि अपने सामने उसे नाश्ता करवाने के बाद मेडिसिन देकर उसे सुलाने के लिए लेटा दिया। वो न जाने कितनी देर तक सोती रही थी और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी, मगर पाँव में दर्द की वजह से सिसकारी भरती दोबारा से बैठ गई। उसी वक्त हमजा अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है, जब पता है कि पाँव पे चोट लगी है तो इस तरह एकदम उठने की क्या ज़रूरत थी? वो उसके पास आते हुए डांटते हुए बोला और फिर उसे थामकर बेड पे बिठाते उसका पाँव देखने लगा। वो यकटक उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। कितना अच्छा इंसान है, बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसा, नर्म दिल और एहसास करने वाला, मगर काश के अपने बाबा के बारे में सच जान ले। मुझे ये सच्चाई लानी ही होगी, वो उसे देखते हुए दिल में बोली। फिर वो उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अगले दिन अपने अटैची केस से कपड़े निकालकर अलमारी में रखी रही थी कि हमजा अंदर दाखिल हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े रख रही हूँ, अब मैंने मुस्तकिल यहाँ पर रहना है,
तो ये मेरी भी अलमारी है, वो इत्मीनान से बोली और फिर अपना काम करने लगी। तुम्हारे पाँव पे चोट आई है तो ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, उतर जाओ नीचे, वो संजीदगी से बोला। अरे इतने से काम के लिए मैं किसी को नहीं कहती, अपना काम खुद करती हूँ, वो सर झटक कर बोलती एड़ियाँ उठाकर अब अटैची सबसे ऊपर रखने की कोशिश करने लगी। वो सीने पे बाजू लिपेटते उसे इत्मीनान से देखने लगा था। वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, आप यहाँ आकर मेरी हेल्प करिए ना, वो झुंझुलाकर उसकी तरफ मुड़ी। अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो करो ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और ऐसा सोचना भी मत, वो मुंह बनाकर बोलता आगे बढ़ने लगा कि अलीशा का पाँव स्टूल से फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से बाहों में भर गया। वो उसकी शर्ट का कॉलर दबोचे जोर से अपनी आंखें मीचे उसके इतने करीब थी कि हमजा के लब उसके माथे से मस हो रहे थे। फिर वो उसे आहिस्ता से नीचे उतारता संजीदगी से देखने लगा। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहले तो पाँव बच गया था, अब इसे लाजमी तोड़ना ही है, हटो पीछे छोटी दुनिया, वो मुंह बनाकर बोलता उसे पीछे हटा गया। छोटी दुनिया? आपको मैं छोटी दुनिया लगती? यानी आप मुझे मेरे कद का ताना दे रहे हैं? वो तब कर बोली। तो क्या नहीं हो, ये मेरे सीने के बराबर आती हो, सिर्फ मेरे एक हाथ नहीं बल्कि एक उंगली की मार हो, वो उंगुश्ते शहादत जोर से उसके माथे पे रखते बोला तो वो लड़खड़ाकर गिरने लगी कि एकदम से हमजा ने कमर में हाथ डाले उसे करीब करता उसकी स्याह आंखों में देखने लगा। फिर झुककर बारी बारी उन आंखों पे लब रखे तो अलीशा सिमटकर उसके सीने में समा गई। वो धीमा सा मुस्कुराता उसे खुद में भेजता उसकी गर्दन और कंधों पे अपना लम्स छोड़ने लगा। ये हमजा अभी तक फाइल क्यों नहीं लेकर आया? कब से इंतजार करते शहबाज खान ने घड़ी की जानिब देखा और फिर खुद ही उसके कमरे की जानिब बढ़े, मगर दरवाजे पे ही ठिठक गए। उनका बेटा, जिसके लिए वो सबसे पहले थे, उनकी बात को फरामोश किए अपनी बीवी को बाहों में भरे मदहोश खड़ा था। वो मुट्ठियां भींच कर मुड़े और कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगे कि इसी वक्त राबिया खान अंदर दाखिल हुए। खान साहब, आपकी चाय। राबिया खान ने चाय उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने गुस्से से देखा और चाय उनके हाथ पर उल्टा दी। वो सिसकारी भरती अपना हाथ झटकने लगी जो गर्म चाय की वजह से जल रहा था। हो रही है ना जलन? इससे कई ज्यादा मेरा दिल जल रहा है। मैंने कहा था ना, अपनी बहू को मैनर्स सिखाइएगा, मगर आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। इस लड़की ने कुछ दिन पहले तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत खराब की और अब वो मेरा बेटा मुझसे छीन रही है। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी औरत का असीर हो, मगर वो इस लड़की का असीर बन रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, वो लड़की मजीद मेरे हमजा की जिंदगी में नहीं रहेगी। वो राबिया खान का हाथ जोर से पकड़े चीख उठे। नहीं खान साहब, ऐसा मत कीजिएगा, वो आपका बेटा है। बरसों के बाद मेरा बेटा इतना खुश है, प्लीज़ उससे ये खुशी मत छीने। वो शहबाज खान के कदमों में बैठते हुए बोली तो उन्होंने अपनी टांग मारकर उन्हें पीछे गिराया और फिर पंजों के बल ज़मीन पर बैठते राबिया खान की गदी से बाल जकड़े उनकी आंखों में देखने लगे। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है ना, जैसे अपने भाई से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन देखिए ना, जिनसे भी आप मोहब्बत करती हैं उन्हें मैं आपसे छीन लेता हूँ। पहले आपका भाई, आपके माँ बाप, क्या नहीं किया मैंने उनके साथ। फिर मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी से बिस्मा को निकालने के लिए आपका इस्तेमाल किया। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और राबिया हिचकियों से रोते हुए हाथ जोड़े अपने बेटे की खुशियां मांग रही थीं। बाहर खड़ी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करती अलीशा की आंखें नम थीं। वो रिकॉर्डिंग बंद करके मोबाइल लिए कमरे में आई तो हमजा वार्डरोब के सामने खड़ा था। वो उसे पीछे से हक करती उसकी पुश्त पे सर टिकाए रो दी। अलीशा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो उसकी तरफ मुड़ते उसका चेहरा अपने हाथों में भरे बेताबी से बोला, मगर हिचकियों से रोती वो उसके सीने में समा गई। मिसेस खान ने तुम्हें कुछ कहा है ना, उन्हें तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। वो उसे पीछे हटाता बाहर जाने लगा। अगर मैं कहूँ कि माँ ने नहीं, आपके बाबा ने कुछ कहा है तो क्या करेंगे? उसके कदम आगे बढ़ते हुए रुक गए और वो एक झटके से मुड़कर उसके सामने आया और खूनख्वार निगाहों से देखने लगा। ऐसी बात जबान से निकाली भी ना, तुम्हारी जबान हल्क से खींच लूंगा, वो धाड़ा। सबूत है मेरे पास, अगर वो दिखाऊं तो मानेंगे? वो अपनी आंखों को जोर से रगड़ते हुए बोली। हरगिज़ नहीं, और मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ जिस तरह की औरत है मुझे मालूम है। अरे वो तो अपने सगे माँ बाप की नहीं बन सकी। बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप से राब्ता ही नहीं रखा और मैंने उन लोगों को ढूंढा और उन लोगों से मिला भी।
और मैंने उनसे कहा कि मैं माँ को बताऊं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को कि वो इंसल्ट करते हुए किसी को नहीं देखती, किसी को इंसान ही नहीं समझती। उन्होंने मेरी जिंदगी में आने वाली मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया था? उसको पूरी दुनिया के सामने जलील किया था, बदकिरदार साबित किया था उसे। मगर मेरे बाबा मेरा साथ देते रहे, मगर वो भी माँ के सामने बेबस हो जाते हैं। वो कर्ब भरे लहजे में बोलता जा रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नज़र आ रहा है वही दुरुस्त हो, मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती हुई एलसीडी की जानिब मुड़ी और अपना मोबाइल उसमें कनेक्ट करते उसने जैसे ही वो वीडियो ऑन किया तो वो जैसे जैसे देखता गया उसका रंग मुतगैर होता चला गया और वो ज़मीन पर बैठता चला गया। फिर वो ऊंचा लंबा मर्द धाड़े मार मार कर रो रहा था और अलीशा उसके पास बैठी तो वो एक झटके से उठकर वहाँ से वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी, मगर वो फुर्ती से दरवाज़ा बंद करता और उसके साथ टेक लगाए बैठता चला गया। वो बाहर से उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर वो अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। न जाने कितनी देर वो उसे पुकारती रही। फिर घबराकर वो बाहर निकली और तेज़ी से किचन की जानिब आई, जहाँ पर राबिया बेगम खाना पका रही थीं। ममा, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, वो राबिया बेगम का हाथ थामकर बोली तो वो परेशान सी हो गईं। हुआ क्या है? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? राबिया बेगम ने झिल्ला कर कहा। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो नम लहजे में बोली तो राबिया बेगम मज़ीद घबरा गईं। कौन ठीक नहीं है? उन्होंने रुकती सांसों से पूछा। हमज़ा, वो आहिस्ता से बोली। क्यों, क्या हुआ उसे? वो तेज़ लहजे में बोली। उन पर बाबा की सच्चाई खुल चुकी है, मैंने बता दिया है उन्हें सब कुछ। वो बोली तो लाउंज में बैठे शहबाज खान का रंग मुतगैर हो गया और वो गुस्से से उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ, वो धाड़े और फिर उन्होंने फ्रूट नाइफ उठाया और उसे मारने को लपके। राबिया खान जल्दी से उसे पीछे हटाती आगे होती उनका हाथ थाम गईं। बस बहुत हो गया खान साहब, खबरदार, आपने मेरी बेटी जैसी बहू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो, वो गरज कर बोली। ओहो, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई आप में? ऐसा लग रहा है कि बरसों पुरानी राबिया बुखारी मेरे सामने खड़ी है, ना कि राबिया खान। पता है ना क्या करूँगा इस हिम्मत दिखाने के बाद, क्या सज़ा मिलेगी? वो उनके बालों से जकड़े चिल्लाकर बोलने लगे। नौकर भी शॉक्ड से देख रहे थे। मिस्टर खान, हमज़ा की धाड़नुआ आवाज़ पे शहबाज खान थम गए और उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। हमज़ा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और जल्दी से ज़मीन पर गिरी राबिया खान को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी मॉम, क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, कसूरवार मैं हूँ, मुझे ये सब मालूम होना चाहिए था खुद ब खुद। मैं कैसा बेटा हूँ कि कुछ समझ नहीं सका। मैंने सिर्फ बाबा की निगाहों से देखा, बरसों से आपको देखता रहा हूँ, मैंने आपका दुख जाना ही नहीं। और जबकि 1 माह पहले आने वाली अलीशा ने आपके दुख को जान लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो राबिया खान के दोनों हाथ थामे उन पर अपना माथा टिकाए फूट फूट कर रो दिया। फिर वो उन्हें बाहों में लिए उठा। हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं, वो बोला तो शहबाज खान का रंग मुतगैर हो गया। हाँ ठीक है, जाओ, लेकर जाओ अपनी माँ को यहाँ से, मैं भी देखता हूँ मेरे नाम के बगैर तुम क्या कर लेते हो। शहबाज खान चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे और साथ ही वो राबिया खान को इस कदर गलीज़ गालियाँ निकाल रहे थे कि वो सुनते ही हमज़ा का मीटर घूम चुका था और वो उन्हें मारने के लिए लपका। मगर राबिया जल्दी से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, ये जैसे भी हैं तुम्हारे बाबा हैं और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि तुम अपने बाबा को दर्द दो। माँ बाप दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं और उनका एहतराम हर हाल में लाजिम है। तुम उनसे नाराज़ हो, ठीक है, लेकिन तुम उन पर हाथ नहीं उठाओगे, राबिया खान ने कहा। आप आज भी उनकी साइड ले रही हैं। देखें, ये वो शख्स हैं जिन्होंने नाना नानी को रुस्वा किया ज़माने भर में, फिर भी आप उन्हें माफ़ कर रही हैं। हमज़ा कर्ब भरे लहजे में बोला। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर रही और ना ही कभी करूँगी एक बेटी होने के नाते, लेकिन मैं तुम्हें एक बेटा होने के नाते उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो उसकी आखिरत तबाह करे। हम ये घर छोड़कर जाएंगे, यही उनकी सज़ा है, राबिया खान ने कहा। फिर वो सब वहाँ से खाली हाथ निकलते चले गए। शहबाज खान पीछे से गालियाँ बकते जा रहे थे, मगर उनमें से किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बस के टिकट करवाए और वो लोग लाहौर पहुँचे, जहाँ पर राबिया बुखारी के वालिदैन और भाई रह रहे थे। जब वो लोग आधी रात को वहाँ पहुँचे तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दोनों बहन भाई बरसों बाद एक दूसरे को देखकर गले लगाए फूट फूट कर रो दिए।
और फिर जब राबिया खान 30 साल के बाद अपनी माँ बाबा के गले लगी तो जैसे उनके जख्मों पर मरहम लग गया हो। अलीशा मुस्कुराती हुई उन्हें देख रही थी और हमजा बस गुमसुम सा बैठा था। अलीशा उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो एक एक निवाला उसके हलक में अटक रहा था और कई आंसू उसकी आंखों में छुपे थे। अगर आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, मगर खुद को इस तरह अजियत मत दें हमजा, वो उसके घुटने पर हाथ रखते हुए नम लहजे में बोली। वो जल्दी से उसके गले लग गया। आई एम सॉरी, बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं ना अच्छा बेटा हूँ और ना ही अच्छा इंसान, वो नम लहजे में बोला। हाँ, वो तो आप है, बहुत बुरे इंसान हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको सुधार दूंगी ना, वो उसके माथे से माथा टिकाए शरारती अंदाज में बोली। तो वो भी धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर वो उसको खुद में भींचे अपने सारे गम भूलता चला गया। वक्त गुजरता जा रहा था। शहबाज खान ने उसे अपनी जायदाद से आग करने का ऐलान कर दिया था और कुछ ही अरसे के बाद उसे मालूम हुआ कि शहबाज खान ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली है। वो उस दिन बहुत रोया, राबिया के गले लगकर, मगर राबिया पुरसकून थी। आपको ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ कि उन्होंने ये सब किया? वो उनकी गोद में लेटा उनसे सवाल करने लगा। नहीं, क्योंकि 30 साल से जो मैं रिश्ता निभा रही थी वो रिश्ता नहीं था, एक तौप था जो मेरे गले में डाला गया था, और अब मैं इससे आज़ाद हूँ। ये तो सिर्फ शादी की बात है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को किसी और औरत को अपनी बाहों में भरे देखा है, कई बार, मगर मैं चुपचाप सिर्फ देखती थी। मुझसे एक वादा करो, तुम कभी भी अलीशा को दर्द नहीं दोगे, यहाँ तक कि उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करोगे। वो नम लहजे में बोली तो वो जल्दी से उठकर उनके हाथ चूमता उनके गले लग गया। अलीशा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा मामा, क्योंकि वो मेरी मोहसिन है। उसने मुझ जैसे अक्ल के अंधे को आंखें दी हैं। उसने मेरी बहन को एक और राबिया खान बनने से बचाया है। मैं तो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता, वो नम लहजे में बोला। उतार सकते हैं जनाब, वो पास आकर धप से उसके सामने बैठते हुए बोली। अच्छा, वो कैसे? वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला। नेहा की शादी मामूजान के साले साहब इदरीस हैदर से करवाकर, क्योंकि नेहा अपनी यूनिवर्सिटी से इदरीस हैदर को पसंद करती है। वो बोली तो हमजा चौंक गया। क्या वाकई? वो उंगलियां चटखाते नेहा को देखकर बोला। जी हाँ, वो सर हिलाकर बोली। हमजा ने उठकर नेहा के सर पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, और नेहा की आंखों में नमी तैरने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद बड़ी धूमधाम से नेहा की शादी इदरीस से हो चुकी थी। हमजा ने अपने मामू की फैक्ट्री में काम शुरू किया था और उसकी सूझबूझ से चंद महीनों में फैक्ट्री को 10 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ था और वो एक और फैक्ट्री बना रहे थे। और फिर इन्हीं दिनों से पता चला कि शहबाज खान की दूसरी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शहबाज खान की सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी, क्योंकि कुछ अरसे के बाद ही शहबाज खान पर हमजा की जुदाई बहुत भारी पड़ी थी और वो अपने होशो हवास ही जैसे खो बैठे थे। और क्या हो रहा था क्या नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी सेक्रेटरी पर छोड़ दिया और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सब अपने नाम करवाकर शहबाज खान को घर से निकाल दिया और वहीं रोड पे उन्हें सदमे से फालिज अटैक हो गया। इतने रोब दबदबे वाला इंसान जो राबिया खान पे मर्दानगी दिखाता था, वो गूं गां के सिवा कुछ नहीं कह पाता था। हमजा एक बेटा होने की ड्यूटी पूरी निभा रहा था। वो हर रोज़ उन्हें हॉस्पिटल देखने जाता, यहाँ तक कि उनका इलाज लाहौर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था, मगर राबिया खान कभी उनसे मिलने नहीं आई और ना ही वो आना चाहती थी। मगर शहबाज खान की निगाहें सिर्फ राबिया खान को ही ढूंढ रही थीं। वो ज़िंदगी में कभी उन्हें खुशी ही नहीं दे सके और वो एक बार उससे माफ़ी मांगना चाहते थे, मगर उनका इंतज़ार ही रह जाता। हमजा के यहाँ बेटा हुआ और फिर जैसे राबिया खान की बेमकसद ज़िंदगी को मकसद मिल गया। वो सारा दिन अंसर के साथ लगी रहती और वो भी खुशी से पागल हो गया था। उनकी बहारें लौट आई थीं, मगर एक सबक सब ने सीखा था कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और हर एक का मुख्तलिफ तरीक़ों से लेती है। कोई तो इस इम्तिहान में आला नंबरों में पास होता तो कोई फेल हो जाता है।